के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं। और इस तरह महाकाल की नगरी उज्जैन में 2024 का कांग्रेस का एजेंडा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पड़ाव था और यहाँ दिया गया राहुल का भाषण भी उतना ही खास था। अब तक भारत जोड़ो यात्रा के मकसद को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे थे, उनका जवाब शायद राहुल ने उज्जैन में ही दिया। अब तक राहुल और कांग्रेस दोनों इस यात्रा को गैर राजनीतिक करार दे रहे थे, लेकिन उज्जैन में उनका पूरा भाषण राजनीतिक तो था, लेकिन अध्यात्म और दर्शन की परतों के बीच लिपटा हुआ। कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है। जो इस देश को भोजन देते हैं करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। राहुल गांधी के इस भाषण में हिंदुत्व और राम पूरी शिद्दत और आस्था के साथ मौजूद थे। यानी राहुल ने संकेत दे दिए हैं कि 2024 में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलती दिखेगी। और जिस तरह से तपस्या के बहाने राहुल ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए, उनसे भी ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वो किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने वाले हैं। हालांकि बीजेपी राहुल के इस भाषण को खास तवज्जो देने के मूड में नहीं है। कोई भी व्यक्ति महीने और एक दिन में तपस्वी नहीं हो जाता। तपस्वी होने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, पहले मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, और जब से वो बने हैं वास्तविक में कि उनके मन में भगवान के प्रति शुरू से आस्था है। आज राम मंदिर भी हमारा बन रहा है और महाकाल कोल लोक का जो लोकार्पण हुआ वो भी आप सबने देखा है, और खुद वो चल के यहाँ आए थे। वो तपस्वी यदि बनना है तो जाओ कहीं ना कहीं 2 साल तपस्या करो, तो जब तपस्वी बनोगे ये थोड़ी बन सकते हो। एमपी में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ था और राहुल एग्रेसिव हुए थे, तभी अंदाजा लग गया था कि अब भारत जोड़ो यात्रा अपने पूरे राजनीतिक रंग में रंगी नजर आएगी। और उज्जैन में ये जाहिर भी हो गया कि अब कांग्रेस 2024 का नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश में है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महाकाल में एजेंडा सेट। राहुल गांधी एक सुविचारित स्ट्रैटेजी, रणनीति के तहत आगे बढ़ ही रहे हैं। और जैसा आपने देखा कि न सिर्फ हिंदुत्व उनके साथ है, बल्कि इस अपनी भारत जोड़ो यात्रा में वो समाज के उस वर्ग को भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तारीफ में, उसकी प्रशंसा में उसे तपस्वी भी बता रहे हैं, जो कभी कांग्रेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक होता था। और ये वो तबका है जो समाज में हर चुनौती का सामना फ्रंट पे सबसे पहले खड़े होकर करता है। चाहे पेट्रोलियम डीजल पदार्थों की कीमतें बढ़ें या कोरोना काल के दौरान जो संकट आए, प्रवासी श्रमिक, ये शब्द हमने उसी समय सुना, इनका पलायन शुरू हुआ, तो राहुल गांधी उस मर्म को भी समझ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर यात्रा उन्हें बता रही होगी कि वो जिन जिन राज्यों से गुजर रहे हैं, तो वहाँ के नेताओं से और आम लोगों से जब वो बात करते होंगे, तो इस दौरान बहुत सारे मुद्दे खुद उनके सामने आते हैं और लोग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसी भी नेता के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऐसी जनता से जुड़े जो जनता बहुत स्पॉन्टेनियस हो, सहज हो, खुलकर अपनी बात कहे, आलोचना भी कहे और मुद्दे की बात भी कहे। तो राहुल गांधी तपस्या की परिभाषा, इस देश में तपस्या की परिभाषा कबीर और रैदास की भी है, उसी परिभाषा को वो उठाते नज़र आए कि जो काम है, जो कर्म है,
उस कर्म में लगे रहना तपस्या है। और मैं जो यात्रा कर रहा हूँ ये कोई तपस्या नहीं है, इसमें थोड़ी सी थकन होती है, पैरों में दर्द होता है, 6 महीने में ख़त्म हो जाती है यात्रा, 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये तपस्या निरंतर चलती है। ये वो बातें हैं जिनके ज़रिए वो लोगों के दिलों के उस दरवाज़े को खोलना चाहते हैं जो कांग्रेस के लिए शायद बीते करीब करीब 5, 8 और 10 सालों में तेज़ी से बंद हुआ है। बहरहाल कितना अपने इस अभियान में राहुल गांधी सफल होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो हिंदुत्व के साथ साथ आम व्यक्ति और आम व्यक्ति में भी डिप्राइव्ड सेक्शन जो सोसाइटी का है, वंचित वर्ग है, उसको केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। शायद वो जानते हैं कि जो शहरी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है वो बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, तो इसके बीच में वो देख रहे हैं उस समाज के व्यक्ति को जो बहुत सारी हार्डशिप से जूझता है और रोज़ी रोटी की जद्दोजहद करता है, और उसके दिल में प्रवेश करने का रास्ता राहुल गांधी कांग्रेस के लिए देख रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत होगी। पर 2, क्या राहुल गांधी ने उज्जैन में 2024 के एजेंडे के संकेत दे दिए हैं? सवाल नंबर 3, क्या महाकाल की नगरी से भविष्य की सियासत का संदेश निकला है? चलिए, तो ये वो 3 सवाल रहेंगे जिनके गिर्द हम चर्चा करेंगे। मिल लीजिए उन मेहमानों से जो इस बातचीत में आपके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले मिलिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, प्रवक्ता, वो हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेश वाजपेयी। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनकी टिप्पणियों की रोशनी में हम देखेंगे। और योगेश यादव जी हैं जिनका लिखा हुआ गीत बड़ा चर्चित है इस समय, और उस गीत की चर्चा है, और उस गीत को कांग्रेस अलग अलग स्थानों पर उपयोग कर रही है कि देखो राहुल जी पैदल चले। तो ये योगेश जी की कृति है, वो बहुत गहरे साहित्यकार और कवि भी हैं वो, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। संदीप जी, मुझे समझाइए ज़रा, महाकाल मंदिर में आना कोई ऐसी घटना मैं नहीं कहूँगा कि इसके पहले नहीं घटी है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी इसके पहले या कांग्रेस इसके पहले हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश नहीं करती रही है। मतलब हिंदुत्व से वो विलग हुई ये एक अलग डिबेट का विषय है, लेकिन हिंदुत्व को कभी कांग्रेस ने इस तरह से सामने रखकर वो नहीं चली है। ये बात तो अब कही जा सकती जैसी अब वो चल रही है। साष्टांग दंडवत की आपने मुद्रा राहुल गांधी की देखी, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मुझे ये लगता है कि वो अपने उस छिटके हुए वोट बैंक को भी ढूंढ रहे हैं, जिसको वो तपस्वी बता रहे हैं कि भारत का ये वर्ग जो है ये तपस्वी है और तपस्या करता है, और इसके ज़रिए वो कहीं ना कहीं उस वर्ग के मन में भी एक अपना प्रवेश करने का रास्ता ढूंढते नजर आए। आप किस तरह देखते हैं उज्जैन, हिंदुत्व और मतदाताओं तक पहुंचने की राहुल की कोशिश? देखिए शरद जी, राहुल जी पहले भी मंदिरों तक जा चुके हैं। इससे पहले उनकी यात्रा शुरू हुई मध्य प्रदेश में आए तो ओंकारेश्वर में भी गए, महाकाल में भी गए। स्वाभाविक सी बात है कि अब उनकी भाषा भी उस तरह की होने लगी है। पहले भी वो मंदिरों में गए हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने उज्जैन में खुले तौर पर राम और तमाम बातें कही। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मान चुकी है कि हमें उस लाइन पर भी बढ़ना पड़ेगा। वैसे चलती रही है कांग्रेस, चाहे श्रीमती गांधी का दौर रहा हो, चाहे राजीव गांधी का रहा हो, मंदिर और आस्था की बात उनकी रही है। लेकिन राहुल गांधी पहली बार खुले तौर पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहां तक आपने वंचित वर्ग की बात की, स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी का बड़ा लक्ष्य उसी वर्ग पर है, गरीब तबके पर। तो उस तबके तक भी पहुंचने की आपने कोशिश की और बात उनके हित की कही है और उनके संघर्ष की कही, तपस्या की कही। लेकिन शरद जी, इस यात्रा में मुझे एक चीज लगी, जो चीज आपने कही, क्या आप उस वर्ग के करीब गए? आपने किसान की बात की, क्या किसान के करीब गए? आपने गरीब की बात की, क्या गरीब के बात गए? आप सीधे सड़क पर निकल गए। आज ये बेहतर होता कि राहुल गांधी ने जो कहा, अगर वो दिखता, क्योंकि आप गांव से भी निकले हैं, किसानों से मिले हैं, क्या आप उनसे बात की है आपने? उस वर्ग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके भी अगर कंधे में हाथ डाल के आप चलते नजर आते, तो मुझे लगता है कि करनी का और कहने का दोनों का मेल हो जाता और ज्यादा असरकारक होती। वो कमी जरूर मुझे दिखी।
हालांकि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि वो ये प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, ऐसा दावा उनका रहा है कि एक महिला अपनी ककड़ियाँ लेकर आई उनके पास जो किसान परिवार से थी, और उसने कहा मेरे पास आपको देने के लिए तो सिर्फ ये खीरा या ये ककड़ी ही है, क्योंकि और कुछ उपजाना और उपज पैदा करना हम जैसे गरीब किसानों के लिए बड़ा कठिन है। तो समाज के अलग अलग वर्गों से मिलने की ये प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन आप जो बड़े परिप्रेक्ष्य में एक बात कह रहे हैं वो एक बड़ा प्रश्न है कि इस यात्रा के दौरान ही अगर ये कोशिश हो रही है तो यात्रा के दौरान ही क्यों? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि समूची कांग्रेस को समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर उनके साथ खड़े रहने का एक मैसेज देना चाहिए। ये एक बात जरूर समझी जा सकती है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और पहली चीज़ देखिए, मैं कोई निंदात्मक बात नहीं करना चाहता और ना करूँगा, लेकिन चूंकि विपक्ष का हूँ तो मुझे एक अधिकार और पात्रता आलोचना की मिलती है, जिसमें सुझाव मूलक, मतलब आप जिसकी चिंता दोनों कर रहे हैं, मैं उसी दिशा में कुछ बात रखूँगा। देखिए, यदि मैं इनका यात्रा सलाहकार होता तो क्या करता? मैं मान लेता हूँ वे एक अच्छे यात्री हैं, वे भारत को तप के माध्यम से अपने समझना चाहते हैं, तपस्वी भी हैं, क्योंकि तप कोई भी कर सकता है शरद जी, राजनीतिक व्यक्ति भी कर सकता है। तो हम क्या करते? तो जो बात आपने कही है कि इलेक्टोरेट का गरीब, शोषित, किसान, वंचित या कोई भी सेक्शन आप इसमें से उठाकर देखें तो महू गए, तो क्या हम उन बस्तियों में जाकर उन लोगों के यहाँ भोजन कर सकते हैं, थोड़ा वक्त बिता सकते हैं, उनके बीच जा सकते हैं सामान्य परिवेश में शरद जी, जिससे हम उनको और समझें, जैसे महात्मा गांधी भी किया करते थे। तो मतलब चूंकि कांग्रेस को अच्छा लगता है गांधी जी से तुलना करना, तो इसलिए मैं वही कर रहा हूँ, मैं बाकी अपने नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ आज। तो वो भी यही किया करते थे हरिजन बस्तियों में, जैसे उनका बड़ा प्रसिद्ध था, वहाँ जाके भजन करते थे, उनके बीच बैठते थे, छुआछूत के खिलाफ लड़ते थे, वो उनके साथ समरस भोजन करते थे, और उसका बड़ा प्रभाव पड़ता था शरद जी हर प्रकार से। इसी प्रकार से आप जैसे उज्जैन गए तो उज्जैन में सर, उज्जैन प्रसिद्ध है अखाड़ों के लिए, साधु संतों के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कही जा सकती हैं। फिर आपने जैसे बहुत अच्छी बात करी किसानों की बात, मान लिया हमने। आप रास्ते में खरगोन और खंडवा तरफ कपास की मंडियां हैं, बहुत सारी ऐसी मंडियों का क्षेत्र है। किसी मंडी में जाकर जो 5 रुपए का भोजन मिलता है, या वहाँ जाकर उनके बीच, किसानों के बीच बैठना, बातचीत करना, उनको समझना और उनसे पूछना कि भाई, जैसे मान लो उनने एक प्रयोग ही किया कर्ज माफ़ी का, सफल असफल 2 मिनट के लिए उस चर्चा को छोड़ दे शरद जी, हम पॉजिटिव टॉक करें, उसको कैसे लेते हैं ये देखना। और अंतिम बात सर, चूँकि छोटा समय दिया है आपने, कि जो शरद जी आपने कही है, ये केवल राहुल जी ना करें, ये कमलनाथ जी भी करें, कि वे भी मंडी में जाएं, अजय सिंह जी भी करें सब। तो क्या होता है, देखिए साहब, जैसे इससे जुड़ाव शुरू होता है, और जुड़ाव के बाद समर्थन, समर्थक और कार्यकर्ता और नेतृत्व, ये ऑटोमेटिकली निकलता जाता है। हम लोग भी ऐसे ही बढ़े हैं शरद जी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को रखा है, और राहुल जी को, यदि वो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बंसल न्यूज़ की धमक बहुत दूर तक है, तो आने वाली यात्रा में यदि वो इस प्रकार से जुड़ाव लोगों से और समाज से करते हैं, वांछित वर्ग से, कमज़ोर के लिए, शोषित के लिए सीधे जाकर, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी तपस्या और सफल होगी। योगेश जी, ये प्रश्न मैं आपकी तरफ कुछ इस तरह से ले जाता हूँ कि ये सही बात है कि यात्रा का एक तय नक्शा है, तय मार्ग है, और एक समय भी है कि आपको इस दायरे में ख़त्म करना है। इसलिए आप उस मार्ग से हटेंगे और बस्तियों में जाएंगे या गाँव में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, यात्रा का स्वरूप, सुरक्षा, तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन इसके बीच में डॉक्टर हितेश वाजपेयी की ये बात से सहमत हुआ जा सकता है कि खरगोन खंडवा के जो बड़े नेता हैं, अरुण यादव जी हैं, कपास पर एक अच्छी टिप्पणी अगर उनके जरिए राहुल जी तक पहुंचती तो वो उनके भाषण में जरूर गूंजती। तो जिस भी रीजन से वो गुजर रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि हम लोग भी इसको एक विनम्र सुझाव के तौर पर इसको आप देखें कि जहां से भी वो गुजर रहे हैं, स्थानीय जो मुद्दे हैं उनकी अनुगूंज इस यात्रा को और ज्यादा, मुझे लगता है कि स्ट्रेंथन कर सकती है। जी शरद जी, मैं अपने आप में बहुत उत्साहित और गदगद हूं, और ये मेरी ही व्यक्तिगत वो नहीं है। मैं एक प्रतीक हूं कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और इवन यहां तक कि जनमानस की यह अंदर एक भावना
अंदर ही अंदर उसको प्रेरित कर रही है कि कहीं ना कहीं से भारत की संभावनाओं का सूरज उदय हो चुका है। कभी कभी ये लग रहा था कि एक अंधकार, एक बड़ा गहन हम तमस देख रहे हैं, लेकिन उस तमस के बीच में जो राहुल जी का वक्तव्य आया, और मैं आपको साधुवाद कहूंगा क्योंकि बंसल चैनल है जिन्होंने उनके वक्तव्य को अक्षरशः सामने प्रकट किया है, नहीं तो राष्ट्रीय चैनल पर किस तरीके से माइनस किया जा सकता है वो एक इतर विषय है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जो तपस्वी की परिभाषा, जो शिव की तपस्या विष पीकर, जो राम की तपस्या वनवास धारण करके, जो कृष्ण की तपस्या जेल में जन्म लेकर, उस तपस्या से उन्होंने भारत के जनमानस को जोड़ा है। भारत का किराना व्यापारी, गरीब व्यापारी, भारत का किसान जो प्रताड़ित हुआ है, भारत का युवा बेरोजगार व्यापम घोटाले में जिसकी तपस्याएं भंग हुई है, उसका एक दर्शन सामने आया। आप दोनों विद्वान हैं, शरद जी बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, कि कितना विशाल दर्शन शास्त्र है। और मेरी आप दोनों भी इसको बहुत अतिरेक विद्वान नहीं हैं है, योगेश जी। लेकिन मेरी शरद जी मेरी एक अवधारणा है, मैंने जितना भी पढ़ा है आजादी के पहले की साहित्य को और आजादी के बाद, कभी कभी किन्हीं महान नेताओं के कुछ ऐसे वक्तव्य अमर हो जाते हैं कि जो शताब्दियों तक कायम होते हैं। मेरी मान्यता है, चाहे गांधी की कोई बात हो, चाहे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की कोई बात हो, चाहे वर्तमान संदर्भ में राहुल जी की बात हो, कि कहा गया उनका एक एक शब्द, तपस्वी का दर्शन शास्त्र, उनका अध्यात्म आने वाले समय में पीढ़ियों के लिए, कई शताब्दियों तक ये एक ऐसा दर्शन वाक्य बनेगा कि जिसके आधार पर ये देश चलेगा और परिलक्षित करेगा अपने आप को, अपने मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, आजादी के पहले और आजादी के बाद। आजादी के पहले महात्मा गांधी चले जनमानस के बीच में, उन्होंने भारत को समझा। मुझे कहने में यहां पर कोई भी गुरेज नहीं है कि आप भी जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, इसको आप मेरी भावनात्मक वह ना माने कि मैं इमोशनली ब्लैकमेलिंग है, लेकिन यह सच है कि राहुल गांधी होना बहुत कठिन बात है। जिस बच्चे ने अपने 11-12 साल की उम्र में अपनी दादी को मरण अवस्था में देखा, जिसने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, वो राहुल गांधी आज पैदल चल रहा है और आजादी के बाद इस तरीके से। और अब संदीप जी ने कहा, आपने कहा कि उनको किसानों को समझना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी को समझना चाहिए। शरद जी, मैं बुरहानपुर के प्रारंभ में था, जो केले वालों ने जिस तरीके से केले के झाड़ लगाए बुरहानपुर के आगे और केलों की समस्या को देखा, फिर आगे बढ़े, वो बलवाड़ा के पास जो हमारे कपास के किसान मिले, उनको कपास के बारे में जितना समझा, और महू आए, जब महू आए तो उस समय उन्होंने सोयाबीन के लोगों से बातचीत की, और वो तो जनमानस को ही जान रहे हैं, जनमानस को ही पहचान रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों के अंदर एक भावना थी। मैंने कहा था, जब राहुल गांधी 1991 में इंदौर से महू आए थे तो 16 घंटे लगे थे और 5 लाख पब्लिक ने उनका स्वागत किया था। उस समय मैंने राजीव गांधी को खून से तोला था, खून दिया था, हम लोगों ने खून से तोला। तो लोगों ने कहा कि अब वो माहौल नहीं है। शरद जी, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि महू, इंदौर, सावेर और उज्जैन तक का जो मैंने वातावरण देखा है, तो जैसे जनता का महासमंदर था, और वो कांग्रेस के लिए नहीं चल रहे थे, वो बच्चे से बात कर रहे थे, युवा से बात कर रहे थे, कोई अपनी मेडिकल की समस्या बता रहा था, कोई अपने एजुकेशन की, कोई भ्रष्टाचार की समस्या, कोई व्यापक घोटाले की बतला रहा था। तो मैं आपको देख रहा था कि एक जनमानस को जानने वाला जन नेता, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर उभरेगा, पूरे भारत में शताब्दी तक कायम रहेगा ये दस्तावेज। संदीप जी, निश्चित तौर पर एक कांग्रेसी के नाते योगेश जी बहुत उत्साहित भी हैं और भाव विभल भी हैं, जो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये यात्रा राहुल गांधी पर एक ऐसा दबाव भी निर्मित कर रही है जो उनके लिए चुनौती और गहरी बन सकता है? ये कांग्रेस का ही दायित्व है, ख़ासतौर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का और योगेश जी और युवा नेताओं का भी, कि वो इस प्रेशर को राहुल गांधी से कम करें। ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया इसको कि इसको गुजरात से नहीं जोड़ा गया, हालांकि ये चुनाव की यात्रा नहीं बताई जा रही है और ये एक अराजनीतिक यात्रा के तौर पर भी पोर्ट्रेट की जा रही है, जिससे वो प्रेशर ना आए कि गुजरात के नतीजे 8 दिसंबर को आए और फिर ये कहानी शुरू हो जाए कि राहुल गांधी गए थे, क्या हुआ। ये यात्रा भी एक दबाव पैदा करेगी, इससे उबरने का एक मैकेनिज्म इस क्योंकि यात्रा के साथ भीड़ का दावा है, जन समर्थन का दावा है कांग्रेस की तरफ से। अलग अलग जगह खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर राज्य में पिछले राज्य की तुलना में मुझे अधिक समर्थन मिल रहा है, ऐसा उनका दावा था। लेकिन ये प्रेशर जब एक कैप्टन लेता है तो फिर चुनौती भी बढ़ती है, क्योंकि 2024 भी बहुत दूर नहीं है। देखिए सर जी, जैसे आपने गुजरात की बात की,
देखिए, हिमाचल को देख लें, गुजरात को देख लें, इन राज्यों में राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया चुनाव में। कारण है उसका, यात्रा के दौरान ही लगभग नतीजे आ जाएंगे, और अगर नतीजे आपके खिलाफ जाते हैं तो फिर वही संदेश जाएगा, प्रेशर की जो आपने बात कही वो बहुत बढ़ जाएगा। फिर कश्मीर तक पहुंचना आसान नहीं होता, मेरा जो अपना आकलन है, क्योंकि अगर आप प्रचार में हिस्सा लेते तो ये आता कि राहुल गांधी ने पूरा प्रचार किया और नतीजे खिलाफ चले गए। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने जो डिज़ाइन किया है कि गुजरात नहीं गई यात्रा, सीधे निकल गई है, उसके बड़े कारण हैं शरद जी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश या 3 राज्यों के चुनाव है वो 2023 में चुनाव है, और वो 3 राज्य हैं जहां कांग्रेस की स्थिति बेहतर है और राज्यों की तुलना में। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को खुले में खेलने के अवसर कांग्रेस देना चाहती है, उन पर किसी तरह का दबाव न हो। जैसे अध्यक्ष वो नहीं बने, क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने क्योंकि उन पर दबाव होता पार्टी का। वो पूरी तरह स्वतंत्र होकर राजनीति करना चाहते हैं। जहां तक इस यात्रा की बात आ रही है शरद जी, अराजनीतिक कहा जा रहा है, क्यों संकोच कर रही है कांग्रेस? उसे कहना चाहिए, क्योंकि राजनेता है, राजनेता यात्रा करेगा और इस तरह की बातें करेगा तो यात्रा तो राजनीतिक नजर तो आएगी ना। बिल्कुल ठीक बात है। एक ये सारी यात्रा का एक अल्टीमेट गोल तो भले ही आप कहें ना कहें, और मैं नहीं कहता आपकी भावना भी ना हो, लेकिन अल्टीमेट गोल तो उस कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाना ही है जो इस समय बीजेपी से एक बड़ी कठिन चुनौती का सामना कर रही है, और देश के चुनिंदा राज्यों तक अब उसकी सरकारें सिमट कर रह गई हैं, और केंद्र में भी उसके सांसदों की संख्या पिछली सरकारों की तुलना में, पिछली गवर्नमेंट्स की तुलना में काफ़ी कम है। डॉक्टर वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी एक हेड ऑन तो कर रहे हैं, शायद अपने राजनीतिक जीवन में ये पहला मौका है कि जब जनता की, जैसा राजीव जी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रहा हालांकि, लेकिन उन्होंने भी जनता के बीच जाना शुरू किया था। राहुल गांधी ने भी एक चुनौती वो स्वीकारी है जो इस देश में हर राजनेता ने, जो बड़ा राजनेता है, उसने स्वीकारी है। आप किस तरह देखते हैं? जी देखिए, मैं फिर अगेन इसको एक एक्चुअल घटना बताता हूँ। मेरे ट्विटर के ऊपर एक बहुत अच्छे रनर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे देश में लगभग 35,000 किलोमीटर वो अभी तक दौड़ लगा चुके हैं। आप भी जानते हैं उनको, मुझे लगे याद आता है आपने कार्यक्रम भी किया है उनके ऊपर। तो वो भी गुजरे होंगे, केरल से गुजरे, आंध्रा से गुजरे, सबको देखा उन्होंने। तो कहीं से भी आप भी सर यहाँ से रीवा जाते हैं तो आप सबको देखते हुए जाते हैं, पौराणिक साहब जाते हैं तो सागर में क्या हो रहा है। तो देखिए साहब, कोई भी यात्री दर्शन तो करता है, और उसके साथ में यदि राजनेता हो तो थोड़ा प्रदर्शन भी करता है। तो जो आप बात कर रहे हैं प्रदर्शन भी है। हम यदि प्रदर्शन को वाकई में हितग्राही मूलक बना दें, जैसे केले के किसानों की बात करी, तो 13 दिन में 13 सुझाव राहुल जी दे सकते थे शिवराज जी को कि भाई मैंने यात्रा के दौरान विपक्ष के एक यात्री के रूप में, नेता के रूप में ये पाया कि आप केले के किसानों के लिए बटर पेपर मिल्स लगा सकते हैं, हम इसमें या क्या कर सकते हैं। जो भी चीज़ें देखिए शरद जी आई होंगी, कपास, कुछ नहीं आया सर। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, यात्रा गुजर गई सर, हम गुबार देखते रहे। कोई एक योजना कुछ बताते कि नहीं साहब मैं इस तरीके से युवाओं के लिए, मुझे ऐसा लगता है, एक सुझाव आया है कि स्टार्टअप करूंगा, नहीं मुझे लगता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए इस प्रकार की नई योजना आना चाहिए, नहीं जनजाति के लिए मुझे ये संशोधन करना चाहिए, मेरी 2 राज्यों में सरकारें हैं, यहाँ पर ये मैं कर दिखाऊंगा। तो नेता की तरफ उम्मीद से लोग देखते हैं शरद जी, तो और या फिर कौतूहल से देखते हैं कि भाई वो गुजर रहा है, कौतूहल से। हम भी इंदिरा जी को हाथ हिलाया करते थे बचपन में। और देखिए साहब, ट्रेजेडी पर्सनल जो होती है वो बहुत पर्सनल होती है शरद जी। मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैंने भी 13 वर्ष की उम्र में अपनी माँ को खोया है। तो किसी की भी माँ होती है, किसी की भी होती है, परिजन होते हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो साहब सेनाओं में, सरहद में, हम जब आप बात कर रहे हैं तब भी शहीद हो रहे हैं शरद जी। तो मुझे लगता है बार बार इसको विक्टिम कार्ड खेलकर, मुझे लगता है इसका पॉलिटिकल गेन नहीं लेना चाहिए। इसके दर्द को, इसके मर्म को और इसकी महत्ता को सब समझते हैं, और ये सबका होता है शरद जी, सबका निजी होता है, तो किसी का कम या ज़्यादा नहीं होता। तो मुझे लगता है बार बार रिटोरिक्स में जाना, अरे भाई हमको आप दोगे क्या? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आएगा, पौराणिक साहब खुल के नहीं बोल रहे हैं, तब तक एजेंडा सेटिंग नहीं होगी कि हम क्यों वोट दें। योगेश जी, ये बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा प्रश्न है कि राहुल गांधी की ये यात्रा क्या गार्डेड तो नहीं है? कुछ चीज़ें जो आपने पिछले कटु अनुभवों से, मैं बिल्कुल कहूँगा कटु अनुभवों से आपने सीखी है कि कई चीज़ें अनवांटेड कंट्रोवर्सी की तरफ चली जाती हैं।
तो उनसे बचने के लिए क्या ये यात्रा का जो स्वरूप आपने रखा है ये भी कई बार एक चुनौती बनता है, क्योंकि खुलना तो पड़ेगा। आप जितना खुलेंगे, जितना आप, मैं ये नहीं कहूँगा अनगार्डेड होके चलेंगे, एक बॉक्सर को, वो राजनीति का बॉक्सर भी हो, गार्ड तो लेता है लेकिन वो अटैक भी करता है, वो चलता भी चला जाता है, वो लोगों से भी जुड़ता है, उनकी बातें। राहुल जी ये सब कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि ये सब वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक सुरक्षात्मक मुद्रा है कि इस राज्य में नहीं जाना है, इन विषयों पर बात नहीं करनी है, इंटरव्यूज़ जो हैं वो सबको नहीं देने। अब आप भले ही ये एक बात कह लें कि साहब मीडिया से बात करेंगे तो एक अनवांटेड कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अर्जुन सिंह जी को हमने देखा कि ऐसे ही कुछ अनुभवों के बाद वो रिकॉर्ड करते थे, टेप रिकॉर्ड का ज़माना था, तो जैसे ही कोई हम लोग पहुंचते थे तो वो ऑन कर देते थे टेप रिकॉर्ड कि आपका पूरा इंटरव्यू क्षमा सहित मैं भी रिकॉर्ड करूंगा। जी योगेश जी। देखिए शरद जी, मैंने राहुल जी को जितना भी सुन रहा हूं वो कोई पॉलिटिकल पॉलिश में नहीं कह रहे। उनकी जो बात है वो इतनी बेबाक और हृदयात्मक है कि उनका जो हृदय कह रहा है वही कह रहे हैं, और इतनी सच्चाई से, इतनी बेबाकी से वो स्वीकारता भी दे रहे हैं। कहां कहां कमजोरियों की स्वीकार्यता होती है, ये एक बहुत बड़ा साहस होता है, और साहस सीखने का भी होता है। मैं तो शिवराज सिंह जी को बोल रहा हूं कि आइए, आमंत्रित हैं आप। अभी हमारी आगर मालवा से यात्रा उज्जैन से आगे चलेगी, 4 दिन और रहेंगे राहुल जी। आइए, सीखिए और उनसे प्राप्त कीजिए वो मध्य प्रदेश में क्या देखकर जा रहे हैं। आपका पूर्वाग्रह तो छोड़े कि आप वीडियो को एडिटिंग करवा रहे हैं। दो सुझाव तो दीजिए, आप क्या देखा है, हम कल ही बात यह है कि आप ये कह रहे हैं, आप जब जन्मभूमि पर आ रहे हैं तो आप लाइट बंद करवा रहे हैं साहब। तो दो सुझाव बताइए राहुल जी ने दिए शिवराज जी को। आज राहुल जी शिवराज सिंह जी के पास सुनने के लिए उतनी शक्ति तो होना चाहिए। सुझाव क्या? राहुल जी के एक शब्द, एक भाषण, इतना क्रिएटिविटी है। चाहे भाषण में 2 सुझाव बता दीजिए ना, 1 और 2 पर होना चाहिए। एक नहीं 100 बताऊंगा, सुनने की शक्ति रखना है। अरे कोई नहीं, आप भाषण देते जाते हो, जनता खाली हाथ बंसल न्यूज देख के घर चली जाती है। शरद जी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, आप बोलिए शरद जी, मैं कह रहा हूँ 2 सुझाव बताइए। वो बता रहे हैं 2 सुझाव भी बता दीजिएगा डॉक्टर वाजपेयी को। मध्य प्रदेश के अंदर विजन नहीं है, जो मंच से कहा है मध्य प्रदेश फिसड्डी राज में जा रहा है। अरे किसने कह दिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा पैरामीटर फिसड्डी हो गया बताइए, एक आध। कुछ भी बोलने लगते हैं। एक पैरामीटर बताइए जिसमें मध्य प्रदेश पीछे जा रहा है। चुनौती है मेरी। भाषण मत दो, लेकर तनख्वाह क्यों बांट रहे हैं? भाषण मत दो, एक पैरामीटर बता दीजिए, चाहे फिस्कल हो। चलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा इसको। योगेश जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम एक बार और बात करेंगे इस विषय पर, राहुल जी के विजन पर। जी, हम एक बार और विस्तार से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद संदीप पौराणिक जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, पोस्टर पर बवाल। नमस्कार।